नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। शीश महल पर बड़ा खुलासा होने ही वाला था, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने खेल कर दिया है? शीश महल के जांच की फाइलें दबा देना चाहते हैं केजरीवाल क्या? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज इस पर आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दिल्ली और पंजाब की वो रिपोर्ट जो सरजी को और टेंशन दे देगी, आज वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा टेंशन की बात हो ही रही है तो प्रधानमंत्री मोदी की वो टेंशन जो सीएम योगी ने निपटा दी है, आज उसका चैप्टर खोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिया जिससे बीजेपी के बाकी नेता हैरान हैं। साथ ही बागेश्वर सरकार की बात होगी। बागेश्वर सरकार की वो पर्ची जिसमें हिंदू राष्ट्र की डेट लिखी है। बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला और आत्महत्या था या मर्डर, यह राज सुलझा दिया। बागेश्वर बाबा का चमत्कार देखने वो मुस्लिम महिला क्यों पहुंची, आज उसका भी चैप्टर। पाकिस्तान में किराए के भीड़ से क्या दंगे कराए जा रहे हैं? बुशरा बीबी और इमरान एक ही चादर से क्यों ढक दिया गया दोनों को, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। खबर है कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है। यानी पहले सिद्धारमैया 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की तैयारी। सीएम पद पर अंतिम फैसले के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली में आलाकमान के साथ मुलाकात करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने आज जन संघर्ष यात्रा के अंतिम दिन जयपुर में जनसभा की। पायलट ने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली कि वसुंधरा राजे के करप्शन की जांच हो, दूसरी पेपर लीक मामले के पीड़ित छात्रों को मुआवजा मिले, और तीसरी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करके नई संस्था बनाई जाए। पायलट ने कहा कि इस महीने के आखिर तक मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो फिर वो तो पूरे राज्य में आंदोलन कर देंगे। पंजाब में जालंधर उपचुनाव के नतीजे आते ही जनता पर महंगाई की मार पड़ गई है। भगवंत मान सरकार ने बिजली की दरों में 80 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि सीएम भगवंत मान का दावा है कि बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी का बोझ राज्य सरकार उठाएगी। 600 यूनिट फ्री बिजली की योजना पर इसका असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और SC/ST एक्ट में आरोप तय कर दिए गए। वीरेंद्र सिंह कादियान पर 2022 में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाए थे। मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई को अगली सुनवाई करने का वक्त दिया है। उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड में धारचूला के पास लिपुलेख नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। पहाड़ टूटकर गिरता देख हाईवे से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गई। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी नजर आए। इसी रास्ते से होकर श्रद्धालु आदि कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं। तुर्की में 28 मई को राष्ट्रपति पद के लिए रन ऑफ इलेक्शन यानी दोबारा चुनाव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। राष्ट्रपति एर्दोगन को चुनाव में 49.4% वोट मिले, वहीं उनके विरोधी उम्मीदवार को करीब 45% वोट मिला। जबकि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए दोनों में से किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलना जरूरी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि शीश महल पर बड़ा खुलासा होने ही वाला था, लेकिन केजरीवाल ने खेल कर दिया है क्या? क्या शीश महल के जांच की फाइलें दबा देना चाहते हैं केजरीवाल? दिल्ली और पंजाब की वो रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा जो सरजी को और टेंशन देने वाली है। हम आपको लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल का सच दिखा रहे हैं। आपको पता ही है कि इस सच को छुपाने के लिए केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया। हम शीश महल का गेट खटखटाते रहे, केजरीवाल जी ने शीश महल का गेट ही नहीं खोला। हम फिर शीश महल के अंदर की तस्वीरें किसी तरह से निकाल कर लाए। जब ये तस्वीरें आ गई तो केजरीवाल की टीम ने बदला लेना शुरू किया। जवाब पूछने पर रिपोर्टर पर बाउंसर छोड़ दिए गए। फिर जब पंजाब में हमारी टीम कवरेज के लिए गई तो हमारी रिपोर्टर, कैमरामैन, ड्राइवर को फर्जी केस बनाकर जेल भिजवा दिया गया। बाहर कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे आप लोग बड़े हिम्मती लोग हैं। हम कहते हैं भैया हम हिम्मती नहीं है, हम तो पत्रकार हैं। पत्रकार का तो काम ही यही है। हम हिम्मती नहीं है,
वो कमजोर हैं जो सच को छुपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। सच को दबाने और बदला लेने के लिए केजरीवाल सरकार किसी भी हद तक कैसे जा रही है, इसे केजरीवाल सरकार पर लग रहे अब नए आरोपों से आपको समझना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर जो अधिकारी अरविंद केजरीवाल के शीश महल की फाइलों की जांच कर रहा था, उसे केजरीवाल के मंत्री ने पद से ही हटा दिया, जिम्मेदारी ले ली उससे। इस अधिकारी का नाम है वाई राजशेखर, जो विजिलेंस विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त थे और शीश महल की फाइलों की जांच कर रहे थे। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाई राजशेखर के खिलाफ 13 मई को दिल्ली सरकार ने एक्शन ले लिया। वाई राजशेखर को जो भी जिम्मेदारियां दी गई थी, जो भी वो जांच कर रहे थे, उन सब काम को उनसे ले लिया गया, उससे उन्हें हटाने का आदेश दे दिया गया। मैं आपको पहले वो उस ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूं जिसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, नीचे सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर विजिलेंस, उनका हस्ताक्षर और डेट है 13/5/2023। मेरे हाथ में वाई राजशेखर को हटाने का आदेश है और इस आदेश पर विजिलेंस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साइन है। इसमें लिखा क्या है वो भी सुनिए। इसमें लिखा गया है उन्हें हटाते हुए कि शिकायतें आई हैं कि वाई राजशेखर वसूली का रैकेट चला रहे। विजिलेंस के सेक्रेटरी पर आरोप यह लगाया गया कि वो वसूली का रैकेट चला रहे, एक्सटॉर्शन का, और लोगों से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं। ये आरोप बहुत गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए वाई राजशेखर को सभी कामों से हटाया जाता है और उन काम को दूसरे अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। अब आप देखिए कि जिस दिन केजरीवाल सरकार को दिल्ली चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फुल पावर मिली थी, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर मिला, उसी दिन हमने आपसे कहा था कि अब तक कम पावर थी तो केजरीवाल शीश महल के सच को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे थे। अब ज्यादा पावर मिल गई तो पता नहीं क्या होगा। आप देखिए कैसे एक्शन होता है। और जिन वाई राजशेखर की बात हो रही है उनके बारे में भी अभी आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन केजरीवाल सरकार इनको सुप्रीम कोर्ट से जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर मिली, या एक तरीके से कहिए फुल पावर मिल गई, वो कब मिलती है? वो मिलती है 11 मई को, 11 मई। और अधिकारी को हटाते हैं जो शीश महल की जांच कर रहा था, अधिकारी को हटाया 13 मई को। मतलब यहां पावर आई नहीं कि उस आदमी को हटा दिया जो शीश महल की जांच कर रहा था। क्या सवाल नहीं उठेंगे? अब जिस मंत्री के अंडर यह विभाग है विजिलेंस, वो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और उन्हें मंत्री बने हुए करीब 2.5 महीने हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ये मंत्री बनते हैं कब? मंत्री बनते हैं 7 मार्च को, और अधिकारी को कब हटाते हैं? 13 मई को। अगर इस अधिकारी के खिलाफ शिकायतें आ रही थी और इसे हटाने के लिए तब शक्तियां नहीं थी, तो कम से कम इस अधिकारी के खिलाफ सामने आकर कुछ बताते। भाई, अरविंद केजरीवाल सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इतने गंभीर आरोप लग रहे थे कि 11 मई को पावर आई और आपने 13 मई को उस आदमी को उससे जिम्मेदारियां ले ली, तो 7 मार्च को आप मिनिस्टर बने, उसके बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, लोगों को बताते कि भाई देखिए इस आदमी पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। उपराज्यपाल के पास चले जाते कि इस अधिकारी को हटाइए बॉस, ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है, जाके सौरभ भारद्वाज बोल के तो देखते। और इसीलिए लोगों को ये टारगेटेड एक्शन लग रहा है कि भाई इतने दिन से आप चुपचाप बैठे रहे और 2 दिन में कार्रवाई हो गई, और वो भी उस अधिकारी पर जो शीश महल की जांच कर रहा था। और यही बात सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं आ रही, यही बात ये अधिकारी भी कह रहा है। उसका जवाब भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे मंत्रियों को हटाने में केजरीवाल ने कितना वक्त लगाया था। उससे भी आपको डाउट हो जाएगा कि ये क्या ही हो रहा है। क्योंकि अगर ये लोग इतने ईमानदार थे कि भाई किसी पर आरोप लगे तो एक्शन हो जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन जो कि इनके खास मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन, इन पर देखिए क्या हुआ।
ये जेल गए मई 2022 में, 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इनसे इस्तीफा कब लिया? इनसे इस्तीफा लिया फरवरी 2023 में। मतलब कई महीने गुजर जाने के बाद इतना प्रेशर बनाया गया, लोगों ने सवाल पूछे कि अरे भाई जेल के अंदर आदमी है, उसको मंत्री को बना के रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना बॉस। मई 2022 में वो भाई साहब जेल चले गए, फरवरी 2023 में जाकर उनसे इस्तीफा लिया जाता है। और यहां शीश महल की जांच करने वाले अधिकारी को पावर आते 2 दिन के अंदर उससे जिम्मेदारियां ले ली जाती है। इसलिए लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि क्या बड़ा खुलासा शीश महल पर होने ही जा रहा था और केजरीवाल जी ने खेल कर दिया। लेकिन खेल केजरीवाल जी के साथ भी हुआ है, भी आपको बताऊंगा। अभी देखिए मनीष सिसोदिया जो इनके एक और खास हैं, इनके लिए क्या है, सीबीआई की एफआईआर में नाम आया, एफआईआर में नाम आया अगस्त 2022 में, अगस्त 2022। और इस्तीफा कब लिया? इनका इस्तीफा लिया वही फरवरी 2023 में, 2023। यानी 8वां महीना चल रहा था, 4 महीने 6 महीने, 6 महीने तक मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा नहीं लिया। तो अपने मंत्रियों पर गंभीर आरोप, जेल जाने, एफआईआर होने, उसके बाद भी जो लोग इस्तीफा नहीं लेते, उन्होंने विजिलेंस के एक अधिकारी पर आरोप ही लगते तुरंत जिम्मेदारियां ले ली। और वो भी वो अधिकारी जो शीश महल की जांच कर रहा था। अब जिस अधिकारी को केजरीवाल ने, सरकार ने हटाया है, जिम्मेदारियां ले ली हैं, उस अधिकारी ने अपने जवाब में क्या लिखा है, उसका भी लेटर हमारे पास है। ये देखिए, ये भी हमारे पास मौजूद है। 15 मई को इस आदमी ने जवाब सौंपा है अपना, जिनका नाम है YVVJ राजशेखर, IAS अधिकारी है। अब इन्होंने अपने जवाब में क्या लिखा है सुनिए। वो कह रहे हैं कि विजिलेंस विभाग कई संवेदनशील मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें दिल्ली का शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी गड़बड़ियों का मामला भी। 6 फ्लैगस्टाफ रोड यानी मुख्यमंत्री आवास, जिसे लोग आजकल शीश महल बुलाते हैं, उसके रेनोवेशन में हुई गड़बड़ियों के आरोप का मामला भी इन्हीं विजिलेंस विभाग के पास था, इन्हीं अधिकारी के पास था। केजरीवाल के शीश महल के बारे में इस अधिकारी ने बहुत ही विस्फोटक आरोप भी लगाए और अपने लेटर में लिखा है कि इन्हें लगता है कि शराब घोटाला और 6 फ्लैगस्टाफ रोड यानी मुख्यमंत्री आवास जैसे मामलों की जांच पर गंभीर खतरा है। इन मामलों की फाइलों को दबाने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए यह मामला हाईकोर्ट के पास ले जाना चाहिए और मिनिस्टर ने 13 मई को जो ऑर्डर दिया है उस पर स्टे लगाया जाना चाहिए। मतलब ये IAS अधिकारी अब पलटकर आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई साहब, ये शीश महल के मामले की फाइलें जो हैं वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, देख लीजिएगा। आप ये भी देखिए कि केजरीवाल सरकार ने शीश महल की जांच कर रहे इस अधिकारी को हटाने के लिए अपने आदेश में किन शब्दों का प्रयोग किया। इसमें सस्पेंड, ट्रांसफर या टर्मिनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें यह लिखा गया कि अधिकारी को जो भी काम दिए गए हैं वो सभी काम उनसे वापस ले लिए जा रहे हैं। इसी लेटर के जवाब में अधिकारी ने सीधे सीधे कहा कि उसके पास स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के साथ साथ स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज का भी कार्यभार है और उसे संविधान के अंतर्गत रूल 311 और कैडर रूल्स 1954 के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसे सिविल सर्वेंट वाले अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अधिकारी यह भी कह रहा है कि जांच के स्टेज पर किसी भी अधिकारी पर इस तरह से आरोप लगाना कुछ और नहीं बल्कि सोचा समझा कदम है। खुद मंत्री यानी वो कह रहा है कि सौरभ भारद्वाज जी के सचिव के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद मंत्री का सचिव बना अधिकारी अपने पद पर बना रहता है। अधिकारी का आरोप है कि यह साबित करता है कि मंत्री भेदभाव कर रहे हैं और अलग अलग विजिलेंस के केस से घबराए हुए। सोचिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार पर, और लोगों का यकीन अब इन बातों को सुनकर बढ़ने लगेगा कि इसका मतलब क्या शीश महल के बनाने में वाकई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ और इसलिए इन फाइलों को बाहर आने से रोकने का प्रयास हो रहा है। आपको यह भी बता दूं कि पावर मिलते ही जिस वाई राजशेखर को दिल्ली सरकार ने हटा दिया, वो कभी केजरीवाल सरकार के चहेते हुआ करते थे।
साल 2015 में वाई राजशेखर को दिल्ली के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। उस जमाने में खुद इनको लेकर आए और आज इनसे दिक्कत हो रही है। आज ही आप देखिए जालंधर में उपचुनाव जीतने के 2 दिन बाद, भाई ये तो सच आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। हमारे सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि प्रयास तो ये हुआ कि फाइलें रुक जाएं, लेकिन तब तक जो है कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट बनी थी वो एलजी को भेज भी दी गई है, ऐसी भी कुछ खबरें बाहर आ रही। और अगर ऐसा हुआ है जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं, तो फिर केजरीवाल जी खेल कर रहे थे या उनके साथ खेल हो गया कि फाइलें जो हैं वो एलजी तक पहुंच गई हैं, रोके रुकी नहीं हैं। अगर वाकई में जमा हो गई हैं तो ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये सच मान लीजिए आप छुपाने का प्रयास कर ले, जो आरोप लगा ना सच छुपेगा। आज ही आप देखिए जालंधर में उपचुनाव जीतने के 2 दिन बाद पूरे पंजाब में बिजली महंगी कर दी गई। पंजाब में फ्री बिजली 300 यूनिट प्रति महीने। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्चे पर नई दरें क्या होंगी वो भी बताता हूं। यानी पहले जो 100 यूनिट है, पहले 100 यूनिट, उस पर 70 पैसा बढ़ाया गया है। यह पंजाब का बता रहा हूं, एक दिन के बाद ही फैसला आ गया, 70 पैसा बढ़ गया। 101 से 300 यूनिट तक यहां पर 80 पैसा पर यूनिट बढ़ गया और नया रेट 6 रुपए 64 पैसे हो गया। और 300 प्लस पर जो है 45 पैसा बढ़ा। यह पंजाब के अंदर हो गया। जब आप पंजाब सरकार पर यह देखेंगे, क्योंकि अब यह कहा जा रहा, भाई सवाल पूछे जाने लगे कि आपने क्यों यह पैसा बढ़ा दिया, तो कहा गया कि यह बढ़ाया गया है लेकिन यह खर्चा राज्य सरकार। तो लोगों को एक सेकंड के लिए ऐसा लग सकता है कि अच्छा चलिए ठीक है, राज्य सरकार दे रही है। अरे पर राज्य सरकार कहां से देगी? आपका ही तो पैसा है वो जो देगी। और पंजाब की क्या हालत है आप देखिए। जिस पंजाब की बात कर रहा हूं, जहां यह हो रहा है कि आप बिजली का बिल बढ़ जाए लेकिन वो पैसा भरेगी सरकार, उस पे कर्ज का हाल देखिए क्या है पंजाब के ऊपर। 2021-22 में पंजाब पर कितना कर्ज था? 2,81,000 करोड़। जब ये सरकार में नहीं थे, जब सरकार में आए तो बजट में अनुमान क्या था? बजट में अनुमान इन्होंने रखा कि भाई कितना बढ़कर हो जाएगा 2022-23 में। 2022-23 का बता रहा हूं। इन्होंने अनुमान यह रखा कि यह बढ़कर 3,05,000 करोड़ हो जाएगा, 3.05 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन वित्तीय वर्ष खत्म होते होते कर्ज जो है वो अनुमान से भी 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा चला गया। यानी जो एक्चुअल कर्ज है वो बढ़कर कितना हो गया? 3,12,000 करोड़ रुपए। मतलब बॉस, जितना आप मान के चल रहे हो उससे ज्यादा तो ऑलरेडी आपका कर्ज हो चुका है। इस बार के बजट में कर्ज का अनुमान तो कहीं और ज्यादा इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है, और इस बार के बजट में रखा है 3.47 लाख करोड़, करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया। बॉस, पंजाब डूबा जा रहा है कर्ज में, और आप जो है वो बिजली की दरें बढ़ा रहे हो, उसका रेट बढ़ा रहे हो और कह रहे हो हम अपनी जेब से दे देंगे। कहां से दोगे बॉस? ये कर्जा बढ़ता जा रहा है पंजाब पर। मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीआई ने जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई है उसमें से एक पंजाब है। नहीं लीजिए फ्री में, आज फ्री में ले रहे हैं, कल आप ही भरेंगे इसको, आपको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा मतलब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जब राज्य पर संकट आएगा, देश पर संकट आएगा। लेकिन एक तरफ दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, एक तरफ योगी मॉडल। अब पाठशाला में सीएम योगी का चैप्टर भी खोलना चाहता हूं और आपको बताता हूं कि पीएम मोदी की वो कौन सी टेंशन है जो सीएम योगी ने निपटा दी। योगी आदित्यनाथ में वो कर दिया जिससे बीजेपी के बाकी नेता हैरान। कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद
फिर से बहस 2024 पर आ गई। कई लोग तो एक चुनाव के आधार पर भी अभी से 2024 की हवा भी सेट करने लगे कि हो गया खत्म, मोदी जी गए, हो गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मई 2023 और मई 2024 जब लोकसभा के नतीजे आएंगे में बहुत अंतर है बॉस। और राज्य के चुनाव, देश के चुनाव का यह अंतर पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन पहले बात करता हूं बीजेपी की उस प्रॉब्लम की जिसने पीएम मोदी को टेंशन दे रखी और जिसका इलाज योगी आदित्यनाथ ने ढूंढा है। देखिए, एक बात जो आपको कर्नाटक चुनाव में भी नजर आई होगी और उससे पहले भी, वो ये है कि बीजेपी की पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भरता जो है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त वैसे ही हो चुके हैं जैसे 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के लिए होते थे। उस समय क्या होता था? यही कि सचिन तेंदुलकर ने बड़ी पारी खेल दी तो टीम चल गई, वरना बाकी कोई किसी काम का नजर ही नहीं आता था। इसी तरह राज्य के चुनाव हो या केंद्र का चुनाव, ऐसा लगने लगा है कि सीटें जिताने की सारी जिम्मेदारी पीएम मोदी के कंधों पर आ गई और लोकल यूनिट घास चल रही है। अब ये पीएम मोदी के लिए भी बड़ी टेंशन है। भाई, काम तो लोकल यूनिट करती है, फिर वो लास्ट में जाते हैं वहां पर अपना जिस तरह से लोगों के बीच जाकर कनेक्ट स्थापित करना, प्रचार करना करते हैं, सीटें थोड़ी बहुत बढ़ती हैं, लेकिन लोकल यूनिट जो है वो पहले ही सब इतना डुबा चुकी होती, कहां से ऊपर आए। कर्नाटक में भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने इतना जोर ना लगाया होता तो बीजेपी की सीटें और कम आती। लेकिन इस समस्या से बीजेपी के कई राज्य जो हैं वो जूझ रहे हैं, बीजेपी शासित। पर यूपी इसका अपवाद नजर आता है। आज की डेट में यूपी में योगी आदित्यनाथ का अलग ही जलवा, अलग रौला चल रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दिलाई और अब यूपी में बीजेपी को अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड जीत दिलवा दी। योगी खुद लगातार पूरे यूपी में कैंपेन कर रहे थे, जबकि निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को एक तरह का एडवांटेज माना जाता है। फिर भी योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अरे चलो ये तो लोकल चुनाव है। जैसे सपा के एक नेता हमारे चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि ये तो मच्छर भगाने का चुनाव है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लोग आपको मच्छर भगाने के लिए भी आप पर विश्वास नहीं कर रहे, तो क्रिमिनल और माफिया भगाने में क्या ही विश्वास करेंगे। इसीलिए यह हालत हो रही है। और आप योगी की मेहनत देखिए, इतनी मेहनत की कि जब नतीजे आए तो ऐतिहासिक नतीजे। सभी नगर निगम बीजेपी ने जीत लिए। सभी 17 नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना। 17 के 17 में। पिछली बार 14 मेयर बीजेपी के थे, इस बार सारा 17। नगर पालिका चेयरमैन की 199 सीटों में बीजेपी ने 89 सीटें जीती। नगर निगम के 1420 वार्ड में 813 तो अकेले बीजेपी के पार्षद जीते। नगर पंचायत चेयरमैन की 544 सीटों में बीजेपी ने 191 जीती, 191। नगर पालिका सदस्यों की 5237 सीटों में से 1360 बीजेपी के पास आई। तो यह हालत है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं निकाय चुनाव तो बड़ा छोटा चुनाव है। नहीं बॉस, निकाय चुनाव में जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके लोग ग्रास रूट लेवल पर मौजूद होते हैं, काम करते हैं, लोगों को लगता है हाँ यार ये तो काम करके दे रहा है मेरा, तो उसका रिफ्लेक्शन ऊपर तक जाता है। निकाय चुनाव में सीएम योगी का अगर आप कैंपेन देखें तो आप देखेंगे कि आदमी क्या ही मेहनत कर रहे हैं भाई, जबरदस्त मेहनत। योगी की मेहनत देखिए। और ये बीजेपी के दूसरे नेताओं को सीखनी चाहिए। निकाय चुनाव में 13 दिन प्रचार कर रहे हैं वो। 13 दिन का प्रचार किया है उन्होंने सीएम होते हुए। 50+ जगह पर गए, 50+। हर दिन योगी आदित्यनाथ ने 3 से 4 रैलियां की। 3 से 4 रैली भाई निकाय चुनाव के लिए। इतनी ताकत कौन मुख्यमंत्री झोंकता है, इतनी मेहनत कौन मुख्यमंत्री करता है। और इसीलिए जब कोई आदमी ये मेहनत करेगा, भाई ये वैसा है कि क्लास में यूनिट टेस्ट है और यूनिट टेस्ट के लिए भी कोई रात भर उठ के पढ़ रहा है, तो भाई जो यूनिट टेस्ट में पास होगा, यूनिट टेस्ट में टॉपर होगा, वही ना जाके अंत में भी टॉपर होगा। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग सीधा लास्ट फाइनल एग्जाम में झंडा गाड़ देंगे।
अरे भैया यूनिट टेस्ट से जाते जाते फाइनल तक पहुंचते हैं। और इसीलिए आप योगी का स्ट्राइक रेट देखिए कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उसका स्ट्राइक रेट देखिए। एक तो 17 नगर निगम जीते, 17 नगर निगम में रैली की, 17 के 17 जीत गए। तो 17 रैली की थी तो स्ट्राइक रेट कितना हुआ? स्ट्राइक रेट 100%, 100% वोट्स, जहां जहां रैली की सब जीत गए। अच्छा, बात सिर्फ प्रचार करने की नहीं है। आप देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार कर दिया, जीत लिया, अरे भाई प्रचार तो सब करते हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे थे, सपा वाले भी कर रहे थे, बीएसपी भी कर रही थी। प्रचार प्लस काम है। योगी चूंकि डिलीवर कर रहे हैं इसलिए पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है। आप देखिए कि उन्होंने कौन से मुद्दे पब्लिक के सामने रखे जो आपको रिजल्ट देख के लगेगा कि अच्छा ये चल गए। एक तो उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, उस पर पहला रेफरेंडम आ गया, पब्लिक ने पसंद किया है माफिया पे जो एक्शन हुआ है। यूपी में भयमुक्त माहौल बनाना, जिससे कि निवेश आएगा, वो भी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बॉस अब तो डर कम हो गया यूपी में। एक्सप्रेसवे और हाईवे की कनेक्टिविटी, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब इतना काम किया है, लोग धक्का-धक गाड़ी लेके निकल जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो पब्लिक ने कहा हाँ ये भी बात सही कर रहे हैं योगी जी। तो फिर कहा कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है और उसमें हम धर्म भी नहीं देख रहे, सबको फायदा पहुंचा रहे हैं। पब्लिक ने हाँ योगी जी तो ठीक कर रहे हैं भाई। फिर उन्होंने ट्रिपल इंजन वाला नैरेटिव बताया कि भाई देखिए केंद्र में हम हैं, राज्य में विधानसभा में हम हैं, आप हमको निकाय में भी मौका दीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, धक्का धक्का आपका लोकल लेवल पे भी काम होगा, जमीनी स्तर पे। लोगों ने कहा योगी जी ठीक कर रहे हैं। तो ये ठीक कह रहे हैं लोगों ने कह के योगी जी के नाम पे वोट दे दिया। अब आप ये भी देखिए कि यूपी में करीब 1 साल में ये दूसरा चुनाव है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त हुई। और ये भाई साहब जो हैं वो किसी मुगालते में नहीं चले जाते, अब मिल गई जीत अब बैठो आराम से, नहीं। इनमें वही मेहनत दिखती है जो नरेंद्र मोदी में नजर आती है कि उतनी ही मेहनत करते जाना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ वो आदमी है जो पीएम मोदी की ये टेंशन कम कर रहे हैं कि मैं नहीं प्रचार करूंगा तो क्या होगा। योगी उल्टा उनको दे रहे हैं कि लीजिए ना बॉस, हम आपके लिए काम करके दे रहे हैं, हम आपको 2024 में सीट देंगे, इतना जमीन पे काम कर देंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें योगी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि उससे पहले कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी यूपी में। लेकिन योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, 37 साल का रिकॉर्ड बनाया, तोड़ा। और 2022 में देखिए कुल सीट यूपी में कितनी है? 403 है, 403। बीजेपी प्लस को कितनी आई? 274 सीट आई। ये आपको यूपी का बता रहा हूं। और अगर आप कुछ भी नहीं कीजिए, इन 274 को ही अगर आप लोकसभा सीट में कन्वर्ट कीजिए, तो यूपी में जो 80 लोकसभा है उसमें से अगर इस सीट को कन्वर्ट कीजिएगा तो 54 सीट बीजेपी को अभी भी आ जाएगी। 54 सीट, यानी ऑलमोस्ट 70% सीटें बीजेपी को आज की डेट में रखी हुई हैं यूपी में। और अब जिस तरह से राम मंदिर बनने की कवायद जो है वो आखिरी मकाम पर है, ये लोकल लेवल पर चुनाव जीत रहे हैं, माफिया का अंत कर रहे हैं, पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो ये 80 में से सोचिए कितनी सीट आएगी। तो जो लोग कर्नाटक, जहां का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक बार तुम, एक बार कोई और, एक बार कोई और, वहां भी सरकार 40 साल से रिपीट नहीं हुई, उसमें जीतकर इतना खुश हो गए हैं, उनको यह नहीं दिख रहा कि बॉस ये 80 सीट तो हाथ से जा रही है। निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो सबको चौंका रहा है। यूपी में मुस्लिम बहुल देवबंद में पहली बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता है भाई, पहली बार मुस्लिम बहुल इलाके देवबंद में। देवबंद की नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के पद पर बीजेपी के उम्मीदवार विपिन कुमार के अलावा 22 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में थे। यह पहली बार है कि देवबंद में कोई हिंदू उम्मीदवार नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुना गया। विपिन कुमार ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जहीर फातिमा को 4700 वोट से हराया।
विपिन कुमार को 44% वोट मिले। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस बार कई मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था। अच्छा, कई लोग कह रहे थे अच्छा दे रहे हैं, हारेंगे, देखना पिछली बार दिए थे कुछ नहीं हुआ था। देखिए योगी आदित्यनाथ का जलवा, कैसे मुसलमानों में भी उन्होंने जो बीजेपी को लेकर एक इमेज है उसको चेंज किया है। बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में उतारा, 358 उम्मीदवार पार्षद की सीट के लिए उतारे गए, 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को नगर पंचायत के चेयरमैन की सीट के लिए चुना गया, 5 मुस्लिम उम्मीदवार नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर उतारे गए थे। अब आप कहेंगे इसमें से जीते कितने? बीजेपी के 395 में से 60 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। अब आप कहेंगे ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन भाई बीजेपी के उम्मीदवार थे। यह भी हाल था एक जमाने में कि जितनों को टिकट दो सब हार जाते थे। इस बार बीजेपी के 60 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। नगर पंचायत के चेयरमैन के 32 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 5 जीते। 358 मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद का टिकट दिया गया था, जिसमें से 56 ने जीत हासिल कर ली। योगी राज में यह भी चेंज हो रहा है कि मुसलमान को टिकट दे रहे हैं और वो जीत के दिखा रहा है। जहां तक कर्नाटक के मैसेज की बात है, तो बीजेपी को उन राज्यों में मजबूत नेताओं की जरूरत है जिनकी अपनी मजबूत छवि भी हो और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर निर्भर न रहे। भाई लोकसभा में कितने ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मोदी जी की हवा में जीत जाते हैं, वरना उनको वोट ही ना पड़े, और उसके बाद वो क्या ही काम करते हैं जब तक ऊपर से चाबी ना भरी जाए, टाइट ना किया जाए। अभी बीजेपी के पास राज्यों में जो मजबूत लीडरशिप दिखती है, उसमें आप देखिए, एक तो योगी का नाम है। बीजेपी की जो मजबूत लीडरशिप नजर आती है उसमें एक तो योगी हो गए, ये यूपी में है, और यहां 80 लोकसभा सीट है। तो इसमें से आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि 54, 55, 60 सीट तो रखी है बीजेपी की, उससे ऊपर भी जा सकती है ऐसा लगता है। दूसरे हैं हेमंता, ये भी कम मेहनत नहीं करते, ये असम से हैं मुख्यमंत्री, स्ट्रांग लीडरशिप चर्चा है इनकी, बाकी उत्तर पूर्व भी कवर करते हैं। तो अगर आप देखिएगा प्लस उत्तर पूर्व, इसको आप मिला दीजिए, तो ये टोटल सीट उत्तर पूर्व की 25 हो जाएगी। तो हेमंता का प्रभाव असम प्लस उत्तर पूर्व में 25 सीटों पर। एक है फडणवीस, ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, इनको भी बड़ा डायनेमिक लीडर माना जाता है, यहां 48 सीट है लोकसभा की, ये भी इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। एक है शिवराज जी, मध्य प्रदेश के मामा, हालांकि इनका वहां पर राज्य के स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी है, एक फटीग आ जाता है, थकान आ जाती कि इतने साल से यही सीएम है, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो अब भी माना जा रहा है, और 29 सीट मध्य प्रदेश में। राजस्थान, वहां वसुंधरा है, ये राजस्थान में, और वहां पर लोकसभा की कितनी सीट है? 25 सीट। ये हाल है। ये कम से कम 5 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने राज्यों में लोकसभा की सीटों को ऐसा लग रहा है पकड़े हुए। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी के साथ जो हुआ उसमें बड़ा फैक्टर स्थानीय लीडरशिप को लेकर था। जनता भी इस बात को समझती है कि राज्य को चलाने वाला एक मजबूत चेहरा होना चाहिए, और इस मामले में सबसे ज्यादा योगी मॉडल से सीखा जा सकता है। लेकिन जहां तक 2024 की बात है, तो कर्नाटक के चुनाव नतीजों से 2024 का नतीजा नहीं कनेक्टेड है भाई, क्योंकि कर्नाटक का उदाहरण आप देख लीजिए। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि क्या हुआ था कर्नाटक में। यह आप देखिए, कर्नाटक 2018 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी को 104 सीट आई, वोट परसेंट था 36% वोट शेयर, वोट मिला विधानसभा में, और कांग्रेस को आई 78 सीट, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो करीब करीब 38% था, 38% वोट शेयर वीएस। और सरकार किसकी बनी? कांग्रेस और जेडीएस की।
तो आज जैसा माहौल तब भी हो सकता था कि अरे भाई 38% वोट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी, और सरकार हमने बना ली। लेकिन जब 2019 का आप देखिए, 2019 का लोकसभा इलेक्शन आया तो बीजेपी को 28 में से 25 सीट आई। 28 लोकसभा सीट में से 25 सीट, और बीजेपी का जो वोट शेयर रहा वो 51% रहा। तो जिस बीजेपी को विधानसभा में 36% वोट पड़े थे कर्नाटक के, उसका वोट शेयर सीधा 15% बढ़ गया जब आया कि बॉस ये तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो घटकर हो गया 32%, यानी 4% गिर गया सिर्फ एक साल से भी कम वक्त के अंदर में। इसी तरह से आप 2013 देखिए, 2013 में विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस को, बीजेपी को कितनी सीट आई थी? तब बीजेपी को सीट आई थी 40 सीट आई, और बीजेपी का वोट शेयर कितना था? मात्र 20% वोट शेयर था। और कांग्रेस को आई थी 122 सीट, 122 सीट, जैसे इस बार छप्पर फाड़ सीटें आई, और वोट शेयर जो था वो 36.5% के आसपास था। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जब नरेंद्र मोदी चुनकर आ रहे थे, तो बीजेपी को तब भी आप देखिए, बीजेपी को 17 सीटें आई थी 28 में से, 17 सीट। और जो बीजेपी विधानसभा में 20% वोट शेयर पे थी, उसका सीधा वोट शेयर बढ़कर हो गया था 43%। 23% का जंप नरेंद्र मोदी के नाम पर। और जो कांग्रेस 36% पे थी, 36.5 पे, वो गिर के 31% पे आ गई। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव और राज्य के चुनाव में पब्लिक को अंतर समझ में आता है, दोनों का गणित अलग है। नरेंद्र मोदी का नाम आते ही पब्लिक फिर लोकल लीडरशिप नहीं देखती। कर्नाटक की जीत 2024 के लिए विपक्ष का मनोबल तो बढ़ा सकती है, लेकिन सीट बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पाठशाला में अब बागेश्वर सरकार की वो पर्ची जिसमें हिंदू राष्ट्र की डेट लिखी है। बिहार में बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला और आत्महत्या और मर्डर कैसे इसका केस सॉल्व किया, और बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में वो मुस्लिम महिला क्यों पहुंची, अब इसका चर्चा। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के जब से पटना में कार्यक्रम करने की खबर आई थी, तब से हेडलाइंस में वो थे और तेज प्रताप यादव छाए हुए थे। बाबा के आने पर खूब हंगामा होगा ऐसा भी लग रहा था। बागेश्वर सरकार को डरपोक वगैरह भी बता दिया गया। लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना भी पहुंचे और डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान भी कर रहा है। डरने की बात तो बहुत दूर की होगी। आज आपको बागेश्वर सरकार के पटना धमाल की एक एक डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले याद कीजिए कि कैसे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के विरोध में अलग सेना ही खड़ी कर दी थी। तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से बागेश्वर बाबा को बिहार में आने से रोकना है। बागेश्वर बाबा के पोस्टर और बैनर फाड़े जा रहे थे। कहा जा रहा था कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही विदा कर दिया जाएगा, वापस भेज देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। बागेश्वर बाबा बिहार पहुंच भी गए, छा भी गए। लाखों की भीड़ उनकी कथा सुनने के लिए आ रही है। बिहार की जनता ने बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों को इस तरह से जवाब दिया है। जो लोग ये कह रहे थे कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे, उनको बागेश्वर सरकार के स्वागत में उमड़ी भीड़ देखनी चाहिए। पहले तो इनको आप वापस भेजेंगे, वापस भेजने वाले उनके पास कैसे पहुंचेंगे? पहले तो सवाल ये, इतनी भीड़ पहुंच गई स्वागत के लिए। पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा का स्वागत करने के लिए पहुंचे। मनोज तिवारी तो खुद कार में बैठाकर बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से लेकर निकले, मतलब कार मनोज तिवारी चला रहे थे, ये देखिए, और बगल में बागेश्वर बाबा बैठे हैं। एयरपोर्ट से निकलते समय बागेश्वर बाबा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात भी की थी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोध करने वालों से क्या कहा था, पहले एक बार वो सुनवा देता हूं, फिर आगे की बात। पटना में भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? जय बागेश्वर धाम, बहुत आनंद रहा। मिथिला है, हमारी मैया जानकी जी का भूमि है। बहुत सारे महाराज जी, बहुत सारे लोग आपका पटना वाली ये कथा बहुत ज्यादा चर्चा में है।
भगवान की कथा चर्चा का ही विषय है। और बहुत से कुछ लोगों ने विरोध की भी बात कही थी, उसका क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने विरोध। सबको साधुवाद। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का विरोध तो भूल ही जाइए, उनके कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच गई कि जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा का जो पटना में कार्यक्रम है, दरबार है, वो 13 मई से 17 मई तक पटना के नौबतपुर तरेल पाली में हो रहा है। अब रोजाना शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा सुनाई जा रही है। भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पटना से लेकर तरेत पाली गांव तक 135 मजिस्ट्रेट और 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाने पड़े। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर 150 पॉइंट्स बनाने पड़े हैं। पार्किंग के लिए 12 लोकेशन चिन्हित करनी पड़ी है। इतना जनसैलाब पहुंच गया है, इनको रोकने की बात कर रहे थे लोग। बागेश्वर बाबा के दरबार में दर्शन के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग राज्यों तक से लोग आ रहे हैं। सिर्फ पटना और बिहार के लोग नहीं हैं। ट्रैफिक जाम लग जा रहा भाई। बागेश्वर बाबा के दरबार में आ रहे लोगों का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे की बात। जगह कि बाबा के दर्शन हो जाए। आप कहाँ से आए? छपरा से। छपरा से इतनी दूर से यहाँ पर आए? तो क्या यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? क्या मन में लेकर आए आप? व्यवस्था तो ठीक ही फर्स्ट क्लास लग रहा है, और हमारा लड़का गूंगा है, इसी के लिए बाबा से देखा। कोई विरोध नहीं करेगा। कर ही नहीं सकता सर, बाबा का समर्थन करने के लिए आया सर। बाबा के समर्थन करने आया सर। बोर्ड में यहाँ आ गए हैं। कल सुबह 4 बजे? हाँ, पटना सिटी से। तो तब से आप यहीं पर ही हैं? तब से यहीं पे है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में भी कि बाबा का चमत्कार है, मिलना था उनसे हमें। अच्छा। दर्शन दे उनको दिखाना है बस। अच्छा लग रहा है। बच्चा को लेकर आए, यही बच्चा है, इसको लेकर आए हैं। अच्छा। जन्म से ही थोड़ा मन स्थिति का है, इसको दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा। बाबा वीर शास्त्री जी नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर से? हाँ, बॉर्डर पर से आए। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर इतनी दूर से चले आए? वजह क्या थी? नाम सुने, आस्था है, मन में विश्वास है, श्रद्धा है बेटा, और क्या है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा दिखावा करते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बागेश्वर बाबा के दरबार में जैसे पूरा पटना शहर शामिल होने के लिए निकल पड़ा, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों हजारों गाड़ियां पटना से नौबतपुर की तरफ चल पड़ी। दिन में हमारे सहयोगी साकेत ने जो रिपोर्ट भेजी थी, जरा देखिए। जो लोग कह रहे थे कि बाबा को वापस भेज देंगे, उनको पहले यह सोचना चाहिए कि वापस भेजने जाएंगे तो खुद जाम में फंस जाएंगे। 10 किलोमीटर लंबा जाम, जरा देखिए रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में भीड़ आप देखिए किस तरह से। ये जो सड़क है, ये नौबतपुर से पटना को जोड़ती है ये सड़क, और इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। और उस भीड़ को आप देखिए, गाड़ियों की कतार देखिए। यहाँ पर आप जहाँ तक नजर जाएगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर है, और कई घंटों से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो कि चाह रहे हैं बाबा के पास पहुँचना, बाबा को सुनना चाह रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ जाम में फंस गए हैं। और बड़ी संख्या में गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। 10 किलोमीटर लंबा ये जाम बताया जा रहा है ये है। और आगे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर आगे अगर हम बात करें तो वो जगह है तरेत पाली, जहाँ पर बाबा का जो कथा है वो चल रहा है, और वहीं पर पहुंचने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जा। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में इतनी भीड़ हो जा रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लोग रुक ही नहीं रहे भाई, पहुंचे ही जा रहे हैं। ऊपर से गर्मी, ऐसी हालत हो गई कि कई भक्तों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। बागेश्वर बाबा को तुरंत चिंता हुई, उन्होंने कथा समय से पहले ही खत्म करने का फैसला कर लिया। बागेश्वर बाबा ने मंच से ही लोगों से अपील कर दी कि अब और लोग मत आइए, घर पर टीवी पे देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, सोशल मीडिया के जरिए कथा सुन लीजिए, लेकिन मत आइए, यहां बहुत स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो रही। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे, और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा।
यानी बागेश्वर बाबा को तुरंत अपने भक्तों की चिंता हो। अच्छा, बागेश्वर बाबा पहले भी खुलकर बोल चुके हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। बिहार की धरती से भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी, कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही धधक रही है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। एक तरफ बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों को भी चैलेंज कर रहे हैं जो तंत्र मंत्र या टोटकों से इलाज का दावा करते हैं। सुनिए बागेश्वर बाबा ने इन लोगों को क्या चुनौती। एक बात बोले, सनातन धर्म को छोड़कर वर्तमान में बाकी किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की सामर्थ्यता नहीं है। जो कहते हैं कि हम करंट लगा के 25 लोगों को फड़फड़ा देंगे, या जो भी ऐसी वैसी हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा सामना कर लें, जो हम ठटरी ना मार दें और पेंट गीला ना कर दें तो कह दीजिएगा। बागेश्वर सरकार की बिना लाग लपेट के साफ साफ कही बातें ही लोगों से उनका कनेक्ट स्टैब्लिश कर देती, कनेक्ट बना देती है। लोगों को लगता है अरे यार ये आदमी जो है ना एकदम सीधा बोलता है, बिना डरे बोलता है। उनसे मिलने के लिए लोग रात रात भर होटल के बाहर भी जमा हो रहे हैं। बाबा भी रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। बिहार में बागेश्वर बाबा की कथा के दौरान कई रंग भी देखने को मिले। बागेश्वर बाबा ने कई भक्तों की पर्ची खोली, उनकी समस्या का समाधान बताया। इन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक खास तस्वीर दिखाता हूं। बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। पटना में बागेश्वर सरकार की कथा जहां हो रही है, वहां पर बागेश्वर बाबा के पोस्टर बेचे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पोस्टर खरीद रहे हैं। ये बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता दिखाता है। लोग पोस्टर खरीद के ले जा रहे हैं घर में लगाने के लिए। एक जमाना था लोग क्रिकेटर्स के पोस्टर्स लगाते थे, फिल्म स्टार के पोस्टर लगाते थे। ये नया दौर है जहां हिंदू सनातनी बाबा के भी पोस्टर लोग खरीद के ले जा रहे हैं घर में लगाने के लिए। बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए समाज के हर वर्ग से लोग आ रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी बागेश्वर बाबा के पास अपनी अर्जी लगाने आ रहे हैं। ऐसी एक मुस्लिम महिला से हमारे सहयोगी साकेत ने पूछा कि क्या समस्या है, क्यों आई हैं? आप तो मुसलमान हैं, क्या बागेश्वर बाबा पर भरोसा करती हैं कि वो समस्या दूर कर देंगे? सुनिए मुस्लिम महिला ने क्या जवाब दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है और पटना के इसी होटल में वो रुके हुए हैं, और यहाँ पर एक मुस्लिम महिला पहुंची है जो कि उनसे मिलना चाह रही हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आप आए बाबा से मिलने? हाँ। अच्छा, क्या क्या बात हुई है? हम उन्हीं से बोलेंगे जो मेरे घर में समस्या है। हमें कुछ योग कहीं ना क्या कि आप उनसे बोलिए, समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो मुस्लिम होके आप आई हैं, क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे मुन्नी के यहाँ समस्या मुन्नी जी खुद बात करेंगे। आपको आस्था है इन पे क्या? अभी आस्था तो हम सुना है बहुत आदमी से, तो देखते हैं बात करके। अच्छा, तो हिंदू धर्म गुरु है, आप मुस्लिम है, क्या आपको कोई परहेज नहीं है? लोगों ने कुछ मना नहीं किया आपको? परहेज तो है, लेकिन परहेज क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाता कि नहीं जाता आदमी, तब वैसे। मुस्लिम महिला कह रही है कि जैसे डॉक्टर का धर्म नहीं देखते, तो बागेश्वर बाबा को वो उनके लिए डॉक्टर हो गए, वो उनका इलाज कर देंगे, तो उनका भी धर्म नहीं देख रही, पहुंच गई वहां। बागेश्वर बाबा के दरबार में अर्जी लगाने वालों में महिलाएं, बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी। एक युवक ने दरबार में अर्जी लगाई थी। जब बागेश्वर बाबा ने उसका पर्चा खोला तो वो लड़का हैरान रह गया। सुनिए वहां क्या हुआ। कहां से हो? झारखंड कोडरमा। नियम का पालन कर लोगे? हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, धाम की पेशी।
लड़का क्रिकेट खेलने का शौकीन था, उसके साथ यहां खेल हो गए। वो है हैरान, पर्चे में कैसे लिखा है, जैसे बाकी होते रहे। बागेश्वर बाबा के दरबार में एक महिला ऐसी भी आई जो अपने पति की मौत का राज जानना चाहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि उसके पति ने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर हुआ था। बागेश्वर बाबा ने उसके सवालों के भी जवाब दिए। महिला के पति की मृत्यु का रहस्य बाबा ने पहले से पर्चे पर लिख दिया। देखिए कैसे बागेश्वर बाबा ने आत्महत्या या मर्डर का राज खोला लोगों के सामने। पैसा है तो बच्ची की चिंता है, बच्ची को दिक्कत बनी हुई है, बीच बीच में शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एवं जॉब योग बन जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद। हाँ बराबर है। नंबर 2, आप अपने पति के मर्डर का रहस्य, पति की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आई हैं। फांसी लगा करके मरे थे, लेकिन वो दारू बहुत पीते थे। हाँ सर बरोबर। और ये जो उन्होंने घटना की है, जो फांसी लगाई है अपनी बहन के घर, आपकी बहन, बस दूर से आपकी बहन के घर पे लगाई। और जो शक है वो सत्य है, भगवान जाने। शेष कानून का सहारा लें सर, लेकिन नहीं होता है मेरे से। कानून का सहारा लें, क्योंकि ना तो हम कोर्ट हैं, ना हम अदालत हैं, ना हमारी बात मानना होगी। हमने तो रहस्य बता दिया। अगर इतनी बातें जो बताई वो सत्य है, तो जो हमने कहा वो भी सत्य है। इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर जो दावा बाबा करते हैं वो वहां पर भी देखने को मिला, और लोग उनके मुरीद होते चले। इस बीच कहा यह भी गया, तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि क्या आप जाएंगे कार्यक्रम में। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम खुद ही व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता। तो तेजस्वी यादव जाने के मूड में नहीं लग रहे। अच्छा, कुछ जगहों पर ऐसी भी खबरें चल गई कि बागेश्वर बाबा ने वो भिजवाया है संदेशा कि वो तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं। फिर हमने पता किया, पता चला ऐसा तो कुछ भेजा ही नहीं, निमंत्रण आवेदन कि भाई हम मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम तो मिलना ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ। पता नहीं कैसे खबर चल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने के बहुत इच्छुक दिख नहीं रहे, लेकिन जनता मिलने को लेकर पूरी इच्छुक है। और इसलिए जो लोग बिहार में बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे थे, उनको जवाब जनता ने दिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।